जैसे जैसे सत्ता के जो खिलाफ है, जब कोई आवाज़ उठती है तो उसको अलग अलग तरीके से दबाने की कोशिश की जाती है कि सवाल पूछना गुनाह हो चुका है। मैं आज मेरे साथ मेरे दोस्त और बहुजन इंटेलेक्ट के कोऑर्डिनेटर और इसके साथ साथ एक बहुत अच्छे लेखक और शायर भोपाल से हमारे साथ जुड़े हैं, इनायत अब्बास साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो एक नागरिक के रूप में व्यक्ति को कैसे सोचना चाहिए, इस तरह के जो प्रदर्शन हैं, इस तरह की जो मांगे हैं, वो कैसे सामने आना चाहिए? मुझे सच में लगता है कि नागरिक बोध इतना निम्न स्तर पर चला गया है इस देश में कई लोगों के लिए कि अब वो सिर्फ राजनीतिक पार्टियों के गुलाम हैं, जिसमें से एक वर्ग है किसानों का और दूसरा ये वर्ग जिसको यूथ का जो वर्ग है, क्योंकि ये अंकल आंटी टाइप के जो हमारे यहाँ बहुत सारा एक बड़ा वर्ग है, वो तो मुझे लगता है पूरी तरह से उसका दिमाग जो है वो कुछ और मुद्दों पे व्हाट्सएप मैसेज भेज के लगा दिया गया है। इसे ऐसा लगता है कि खेल के नियम इतने बदल दिए गए कि खेल ही बदल गया। उन्होंने कहा कि जब आपने एक सरकार चुन ली, वो अपने हिसाब से जवाबदेही तय करेगी और अपना काम करेगी, और आपको अगर बहुत तकलीफ है तो आपने वोट दे के चुना है, वोट दे के हटा लीजिएगा। लोग जो लोकतांत्रिक मूल्यों में भरोसा रखते हैं, उनको किस तरह से अपनी बात आगे रखना चाहिए अगर इस तरह के प्रदर्शन और इस तरह की प्रदर्शनों में बर्बरता आगे देखने को आती है? तो न कि सिर्फ उस मुद्दे पे होना चाहिए, बल्कि इस बर्बरता के खिलाफ प्रदर्शन होना चाहिए। इस पे PIL लगाई जानी चाहिए कि पुलिसकर्मी कैसे बिना नाम के पट्टिका के और किस तरह से लोगों को मार रहे हैं और किसके आदेश पर। अभी मैं सुन रहा था किसी नेता को कहने लगे कि पेपर तो हो गया, अब क्या समस्या है, और जो ये लोग बैठे हुए हैं ये असल में फलाने के एजेंट हैं और इनको कोई पैसा वैसा आता है और ये लोग एजेंट हैं। इस तरह कोई बात ही नहीं है, ये समझ नहीं रहे मूर्ख। ये जो लड़ रहे हैं इनका शुक्रिया अदा करिए। आप घर पे बैठे हैं, आपकी लड़ाई भी वो लड़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आखिरकार मतलब लोगों को अपने बुनियादी मुद्दों के बारे में एक नागरिक के तौर पर क्यों सोचना जरूरी है? कम से कम अपना सम्मान इतना तो रखें कि किसी भी राजनीतिक दल के आप ऐसे गुलाम न बने कि आप अपना नागरिक होना ही भूल जाएं। एक आदमी आपसे सवाल करे, रेलेवेंट सवाल करे, और आपके पास उसका जवाब ना हो या आप न देना चाहते हो, तो आप उसकी इंटीग्रिटी पे पर्सनल क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं, है ना। अब होता क्या है कि इस आड़ में वो सवाल खत्म हो जाता है। जैसे अभी बार बार मैंने बयान सुने अलग अलग लोगों के कि साहब वहाँ ऐसे नारे लग रहे। कैसे नारे लग रहे? कौन लगा रहा है? बताइए कौन से नारे लग रहे? हर जगह अब जब प्रदर्शन होता है तो ये एक सेट फॉर्मेट है कि फंडिंग हो रही है, फलाने XYZ नारे लग रहे हैं, ये तो वहाँ के लोग हैं, एट्सेट्रा। आप जंतर मंतर नहीं जा सकते, कोई बात नहीं, लेकिन नैतिक समर्थन तो कम से कम दे सकते हैं। कम से कम वो भी नहीं दे सकते तो इतनी मूर्खतापूर्ण बातें मत करें, ऐसे झूठे इल्जाम मत लगाएं जिससे ऐसा लगे कि आप रीढ़ विहीन हैं। ऐसा लगना चाहिए कि आप सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, यू आर अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन एंड मेंबर ऑफ दिस सोसाइटी। तो इसमें बहुत बड़ा रोल हम देख रहे हैं कि मीडिया का भी रहा है, मुख्य धारा मीडिया जो है। तो मीडिया चैनल्स की इस तरह की भूमिका क्या होना चाहिए? अभी जो घटनाक्रम हुआ उसमें उनकी, मुझे लगता है इस देश में बहुत सारे मीडिया से जुड़े लोग और मीडिया ग्रुप्स जो काम कर रहे हैं वो न कि सिर्फ आपराधिक है। जो व्यक्ति वो किसी भी क्षेत्र से हो, लोगों को बांटने या लड़ाई की बात करे वो अच्छा नहीं। मुझे लगता है कि हमारा मीडिया सिवाय इसके और कुछ नहीं। बहुत बड़े बड़े लोगों का मांगा, इस देश में बहुत बड़े बड़े लोगों ने इस्तीफे दिए, और सच कहूँ तो बहुत बड़े बड़े लोगों ने बिना बाहरी दबाव के भी दिए इस्तीफे। इनसे बहुत बड़े नेता जो थे इस देश में इस्तीफा दे चुके, कईयों बार ऐसा हो चुका है। लोकतंत्र में जो राजा है वो जनता है। आज जिस तरह से दिल्ली में पुलिस द्वारा सुलूक किया गया है, तो क्या कारण है कि इस बुरी तरह से इनको पीटा गया, मारा गया। पुलिस जब लाठी चार्ज करती है तो उनका उद्देश्य तो बेसिकली ये है कि इस प्रोटेस्ट को रोकना। कैसे? तो उसमें जो वो लाठी जिस तरह से मारते हैं, इतना हिंसक होता है और इतना बर्बर होता है कि उससे हो सकता है उसके परमानेंट जो डिसेबिलिटी हो जाए, फ्रैक्चर हो जाए। तो अपने नागरिक अधिकारों को पहचानें, स्वास्थ्य की हो, आपकी जरूरतों की हो, नागरिक अधिकारों की हो, तो उसके लिए
लोकतंत्र के पक्ष में खड़े रहिए, ना कि किसी राजनीतिक दल या विचारधारा। नमस्कार साथियों, सभी को सादर जय भीम, जय संविधान। पावर का नाम हम सब ने सुना है। जी हाँ, वही पावर जो बाहुबल में है, जो सत्ता में है, जो पैसे में है। और हम सब जानते हैं कि जब जब ये ताकत जो है, ये जो पावर है, ये निरंकुश होती है तो ये अन्याय जरूर करती है। और इसीलिए ये अन्याय ना हो, लोकतंत्र की एक अवधारणा पेश की गई और इसमें जो ताकत है वो जनता को दी गई। और जनता को ताकत देने के साथ साथ कुछ ऐसे नियम कायदे बनाए गए, कुछ ऐसी मर्यादाएं तय की गई कि जो शासन है, जो प्रशासन है, जो सत्ता है या और जो उससे जुड़े हुए लोग हैं, वो निरंकुश ना हो, जिम्मेदार बने रहें। लेकिन अमूमन लोकतंत्र में ये देखा जाता है कि सत्ता उसी लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं या जो मर्यादाएं हैं उनको कम करने की कोशिश हमेशा करती है। और हम बहुत बरसों से ये देखते आ रहे हैं कि जैसे जैसे सत्ता के जो खिलाफ है, जब कोई आवाज उठती है तो उसको अलग अलग तरीके से दबाने की कोशिश की जाती है। लेकिन अब चूंकि पिछले एक दशक से हम ये देख रहे हैं कि सवाल पूछना गुनाह हो चुका है और यदि कोई इस तरह का विरोध प्रदर्शन आता है तो उसको बहुत ताकत के साथ दबाने की कोशिश की जाती है। और इसी संदर्भ में आज जो कॉकरोच जनता पार्टी का एक जो प्रोटेस्ट था, उसको दबाने की एक जो कोशिश की गई, ना केवल उसको दबाया गया बल्कि बर्बरता के साथ, जो बहुत ही अमानवीय लगा जिस तरह के दृश्य वहां से आए। तो फिर सवाल ये उठता है कि जो लोकतांत्रिक मर्यादाएं हैं उनको लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं या जो शासन की जो ताकत मिली है उसके उपयोग से दबाने की कोशिश की जाती है। तो उसी सिलसिले में आज मेरे साथ मेरे दोस्त और बहुजन इंटेलेक्ट के कोऑर्डिनेटर और इसके साथ साथ एक बहुत अच्छे लेखक और शायर भोपाल से हमारे साथ जुड़े हैं, इनायत अब्बास साहब। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो अभी जो घटनाक्रम ताजा जो हुआ जिसकी हम बात कर रहे हैं, इस पर आपका क्या सोचना है? असल में मेरा ये सोचना है, आप नियम के बारे में कह रहे थे कि हर बात के लोकतांत्रिक मूल्य और नियम होते हैं। बात यह है कि जैसे ऐसा लगता है कि खेल के नियम इतने बदल दिए गए कि खेल ही बदल गया, कि फुटबॉल के मैच में बैट लेके घूम रहे हैं आप। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज एक सांसद महोदया और भी लोगों ने कहा, मैं सिर्फ उनका जिक्र कर रहा हूँ, उन्होंने कहा कि जब आपने एक सरकार चुन ली है, अब उस सरकार को जैसा उचित लगेगा निर्णय कि किसका इस्तीफा लेना है या नहीं लेना है, वो अपने हिसाब से जवाबदेही तय करेगी और अपना काम करेगी। और आपको अगर बहुत तकलीफ है तो आपने वोट दे के चुना है, वोट दे के हटा लीजिएगा। लेकिन इस तरह के प्रदर्शन करना ये एक तरह की अराजकता है। अब ये तो बात यह है कि क्या वर्तमान में जो सत्ता में है जो पार्टी, वो हो या इस देश की कोई भी पार्टी हो, क्या उसने पहले कभी प्रधानमंत्री से लेकर के मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों तक का इस्तीफा नहीं मांगा? बहुत बड़े बड़े लोगों का मांगा। इस देश में बहुत बड़े बड़े लोगों ने इस्तीफे दिए, और सच कहूं तो बहुत बड़े बड़े लोगों ने बिना बाहरी दबाव के भी दिए इस्तीफे, जिम्मेदारी के कारण। उसका कारण यह है कि जब आप एक पद पे ऐसे बैठे हों जहां आपका काम ही हो इन व्यवस्थाओं को देखना और उनको सही रखना, और वो आप रखने में कामयाब नहीं हो सके। अच्छा, कमाल की बात यह है कि लगातार कामयाब नहीं हो पा रहे, तो आपकी कुछ नैतिक जिम्मेदारी है। ये समझना कोई बहुत मुश्किल मेरे लिए नहीं है कि इस्तीफा बहुत ही मामूली सी बात थी। इससे बहुत बड़े पोर्टफोलियो के और दूसरे पोर्टफोलियो के लोग जो थे, इनसे बहुत बड़े नेता जो थे इस देश में इस्तीफा दे चुके, कईयों बार ऐसा हो चुका है। लेकिन ये क्यों नहीं दे रहे या इनसे क्यों नहीं दिलवाया जा रहा? उसका एक कारण तो मुझे ये लगता है कि शायद ये है कि अगर इस्तीफा दे के बात खत्म हो सकती है, लेकिन फिर और भी बहुत सारे ऐसे मंत्रालय और कामकाज हो रहे हैं इस देश में जिनके ऊपर ऐसे प्रश्न हैं कि कल उनके भी मांगे जाएंगे, तो एक नई परंपरा ना शुरू हो जाए। वैसे भी राजनाथ जी ने कभी कहा ही था शुरुआती दौर में इस सरकार के कि हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते। मैं नहीं समझता कि किसी लोकतंत्र में ये अच्छी बात है। लोकतंत्र में जो राजा है वो जनता है। आज जिस तरह से दिल्ली में पुलिस द्वारा सलूक किया गया, इसमें कोई बात नहीं है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। वीडियोस हैं सोशल मीडिया पे, सारे लोग देख सकते हैं। ये लोग कोई अपराधी नहीं है, ये
एक पेपर लीक से जुड़े मुद्दे पर सरकार की जवाबदेही तय करने का प्रयास कर रहे हैं। जो व्यक्ति उस मंत्रालय को संभालता है उससे इस्तीफा लेने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्या कारण है कि इस बुरी तरह से इनको पीटा गया, मारा गया? मुझे लगता है ये सत्ता का अहंकार है। अगर ये करने अहंकार दूर करके उनकी बात सुनते तो इनके लिए भी अच्छा रहता। जो नहीं करके अब जो लोगों के मन में रोष है, आक्रोश है, मुझे लगता है कि वो अब बात और आगे जाएगी। हाँ, मुझे लगता है इससे एक संदेश तो गया। और एक जो अभी आपने बर्बरता की बात की, मैंने अमूमन हमेशा सारे प्रदर्शनों में एक बात तो देखी है कि पुलिस जब लाठी चार्ज करती है तो उनका उद्देश्य तो बेसिकली ये है कि इस प्रोटेस्ट को रोकना कैसे भी करके। अगर मान लीजिए किसी वजह से उनका कुछ टारगेट भी हो कि लोग आगे ना बढ़े, तो उसमें जो वो लाठी जिस तरह से मारते हैं इतना हिंसक होता है और इतना बर्बर होता है कि उससे हो सकता है उसके परमानेंट जो डिसेबिलिटी हो जाए, फ्रैक्चर हो जाए, या हमने दृश्य ऐसे आए कि सर पर भी लाठियां मारी गई। अरे खून में लोग जो लथपथ है। अब मान लीजिए वो किसके लिए प्रोटेस्ट कर रहा है। एक तो ये है कि इतने सारे लोगों में आपकी जिम्मेदारी थी आपको परीक्षा कराना। जो लोग जिम्मेदारी नहीं निभा पाए वो चाह रहे हैं कि वो जिम्मेदार ज्यादा बने। जिम्मेदार बनाने का जो एक तंत्र है, जो लोकतांत्रिक मर्यादा है, वो उसी में रहकर तो वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। फिर भी मान लीजिए कि अगर आपने कुछ तय किया है कि नहीं ये प्रदर्शन यहां तक सीमित रहना चाहिए, तो उसको इस तरह से किया जाना जो हमेशा होता है। तो ये पुलिस पर भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि जब वो इस तरह की कोई कार्रवाई करें लाठी चार्ज में, तो लाठी चार्ज भाई आप अगर उनको मारना भी है तो बिल्कुल ऐसे ना मारें कि बिल्कुल उनको खत्म करने के लिए आप कहें कि ये कार्रवाई कर रहे हैं। तो एक तो वो बहुत ही अमानवीय लगा। दूसरी बात मुझे यहाँ ये बात लगती है कि जब लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का सम्मान नहीं किया जाएगा तो आगे चल के चाहे राजनेता हो चाहे प्रशासन में जो लोग बैठे हैं वो भी संविधान में जो प्रावधान है उसी माध्यम से तो चुन के बैठे हैं, चाहे वो परीक्षा पास करके गए हों या बोर्ड से चुन के गए हों। तो आगे जब इन मर्यादाओं का पालन नहीं किया जाएगा तो होगा क्या कि इनमें विश्वास कम होगा, चाहे वो संस्थाएं हो, चाहे वो पद हो, चाहे एक पूरा सिस्टम हो। और जब ये होगा तो आगे जो जनता है जब उसके पास कोई उम्मीद नहीं रहेगी तो वो फिर गैर लोकतांत्रिक तरीकों की तरफ जाने को मजबूर होगी, क्योंकि आपने लोकतांत्रिक तरीकों से लोगों की बात सुनना ही खत्म कर दी। तो अब बात इधर आती है मुझे कि एक धड़ा फिर भी हमने मतलब अगर देखें जनता के बीच में कि जो इसको गलत ठहरा रहा है इस तरह की प्रोटेस्ट को, क्योंकि उनकी जो झुकाव है वो धीरे धीरे मुझे ऐसा लगता है कि हम एक जो तबका है वो राजनीतिक विचारधारा के झुकाव में अपने अधिकारों की बात भूल गया। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जिनके बच्चे खुद नीट पीजी दे रहे थे और जो या वर्तमान सत्ता है उसके पक्षधर हैं या उसकी विचारधारा के पक्षधर हैं, लेकिन वो कुछ नहीं बोल पाए, वो दर्द दबा। तो आखिर बात तो उनकी हो रही थी। तो ये जो तबका है मतलब जो नागरिक के रूप में ना सोच के या तो पक्ष में सोचता है या विपक्ष में सोचता है, तो एक नागरिक के रूप में व्यक्ति को कैसे सोचना चाहिए, इस तरह के जो प्रदर्शन हैं, इस तरह की जो मांगे हैं, वो कैसे सामने आना चाहिए। जैसे एक नागरिक के रूप में बहुत आसान है कि आप ये देखें कि आज रैपिड एक्शन फोर्स और दिल्ली पुलिस ऐसे सैकड़ों वीडियो सोशल मीडिया पे मौजूद है कि उन्होंने जानबूझ के, बल्कि वहाँ जो लड़के मौजूद थे उन लोगों ने सवाल किया जिस पे उन्होंने कोई आंसर नहीं किया। उन्होंने जानबूझ के अपना नाम जो मैंडेटरी है कि वो लगाएं वो हटाया। ये किस बात की तैयारी है? कई लोग जो हैं वो जानबूझ के, हेलमेट तो समझ में आता है, रुमाल बांध के मार रहे हैं, ठीक है, कई लोग सादी वर्दी में मार रहे हैं। तो मतलब मेरे हिसाब से तो मारने का कोई कारण नहीं था, लेकिन आपने जानबूझ के पुलिसकर्मी, पुलिस बल जो है वो नाम हटा लेता है अपना, कहा था ताकि कार्रवाई ना हो और हम जो कानून के दायरे जो है ना पढ़ा जाए, अपना मुंह छुपा के कहीं मार रहा है। ऐसे सैकड़ों वीडियोस हैं। अगर इसके बाद भी जो लोग किसी एक राजनीतिक पक्ष का समर्थन करना चाहते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं, हर आदमी का अपना राजनीतिक चुनाव हो सकता है, इसमें कोई बुराई की बात नहीं।
लेकिन सवाल यह है कि मुद्दा ए या बी राजनीतिक पार्टी का नहीं, मुद्दा यह है कि एक राजनीतिक पार्टी या कुछ राजनीतिक पार्टियां मिलकर इस समय देश में एक सरकार चला रही है। उस सरकार के शासन में जो काम ऐसे हो रहे हैं जो नहीं होने चाहिए, जिसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, जो कि नहीं, उनको लेकर के अगर युवा और दूसरे लोग भी एक प्रश्न करते हैं तो आप देखिए कैसे कैसे मूर्खतापूर्ण बातें आई। कई यूट्यूबर और इस तरह के लोग पहुंच गए जिनको कई लोग गोदी मीडिया वगैरह भी कहते हैं कि साहब नीट का फुल फॉर्म बताइए। क्या फर्क पड़ता है, उसे मालूम है कि नहीं? आप तो ये बताइए कि जो हुआ वो अच्छा है या नहीं, जो हुआ वो उस मंत्रालय के अधीन आता है कि नहीं जिसके धर्मेंद्र प्रधान मंत्री हैं। इतनी काम की बात। सवाल ये नहीं, उसमें बहुत सारे प्रयास हुए, उसमें हिंदू मुस्लिम करने का भरपूर प्रयास हुआ जो लगभग हर जगह होता है, उसमें बाहर से तार जोड़ने के प्रयास हुए जो ये अब ऐसा हो गया है कि मैं सच बताऊं, मुझे लगता है अब के बहुत सारे लोग जो अभी इस बात के और इस मूवमेंट के विपक्ष में हैं वो भी इतना ऑब्वियस हो चुका है कि वो भी जानते हैं अब कि अब ये एंगल आने वाला है कि ये हो जाएंगे, किसान आंदोलन करेंगे। मुझे सच में लगता है कि नागरिक बोध इतना निम्न स्तर पे चला गया है इस देश में कई लोगों के लिए कि अब वो सिर्फ राजनीतिक पार्टियों के गुलाम हैं, वो इस देश के नागरिक नहीं हैं। उनको लगता नहीं कि एक अच्छा समाज, उसके लिए कोई सरकार उत्तरदायी है। एक बड़े से बड़ा इस देश में कोई बात होती है, ले दे के उसको हिंदू मुस्लिम वगैरह पे लाके ख़त्म कर दिया जाता है। कोई जवाबदेही है नहीं। वो होगी ऐसे कि जब आपके अंदर एक नागरिक बोध पैदा हो, आप सत्ता से सवाल करें कि ये सब बातें छोड़िए, ये आपके काम है, इस पे आप जवाब दीजिए। लेकिन फिर भी मैं सच कहूँ तो मुझे पर्सनली इस देश में 2-3 तबकों से उम्मीद है कि वो इस लोकतंत्र को बचाने के लिए और इस देश को बेहतर बनाने के लिए ज़्यादा मजबूती से आगे आएंगे, जिसमें से एक वर्ग है किसानों का और दूसरा ये वर्ग जिसको यूथ का जो वर्ग है। क्योंकि ये अंकल आंटी टाइप के जो हमारे यहाँ बहुत सारा एक बड़ा वर्ग है, वो तो मुझे लगता है पूरी तरह से उसका दिमाग जो है वो कुछ और मुद्दों पे व्हाट्सएप मैसेज भेज के लगा दिया गया है। मुझे लगता है कि ये लोग जो काम कर रहे हैं, सवाल डिसेंट का नहीं है, अननेसेसरी किसी को परेशान करने का नहीं है। सवाल ये है कि जिम्मेदारी हो, सरकार का भी इकबाल रहे कि वो परीक्षा कराती है तो ईमानदारी से परीक्षा होती। यहाँ एक तो बड़ी बात यह है कि डिमांड क्या की जा रही है और कौन लोग कर रहे हैं। आप देखिए, नौकरी किसको चाहिए होती है? क्या किसी बड़े उद्योगपति के बच्चे को चाहिए या किसी जो स्थापित राजनेता है उसके किसी बच्चे को चाहिए? ये जो डिमांड करने वाले लोग हैं नौकरी की खासकर, या एक तरीके से कहें कि फेयर जो एग्जामिनेशन जो है उसकी डिमांड कहाँ से आती है? वो लड़के जो अपना भविष्य मतलब पढ़ाई लिखाई के माध्यम से बनाना चाहते हैं, और जब उन्हीं में एक छोटी सी परीक्षा इतनी बड़ी सरकार नहीं करा पा रही। हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कहलाते हैं, लेकिन हमारा तंत्र यहाँ बार बार फेल होता है, लगातार फेल होता है, हर मोर्चे पे फेल होता दिखता है। तब जो जवाबदेही की बात आती है तब तो वो होना चाहिए। सरकारें तो ठीक है, कोई भी आ सकती है, बदल जाएंगी, लेकिन आगे जब आप एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट कर देंगे कि जब कोई भी सवाल पूछेगा तो जिसके पास ताकत है वो दबाएगा और आपको कुछ भी घोषित कर सकते हैं, तो फिर क्या होगा? तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को अब एक जो 8 से 10% जो लोग सोच रहे हैं, उसके अलावा और लोगों को आगे आके इन लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और मर्यादाओं के पक्ष में लगातार बोलना पड़ेगा और बहुत प्रखर रूप से भी बोलना पड़ेगा। और इसमें ये बात सरकार के खिलाफ नहीं है या किसी विचारधारा के खिलाफ नहीं, ये बात जो है वो लोकतंत्र के पक्ष में है। यहाँ मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि अब समाज को, खासकर युवा और किसान या और दूसरे लोग जो लोकतांत्रिक मूल्यों में भरोसा रखते हैं, उनको किस तरह से अपनी बात आगे रखना चाहिए अगर इस तरह के प्रदर्शन और इस तरह की प्रदर्शनों में बर्बरता आगे देखने को आती है? तो मुझे लगता है कि इस समय जिस सत्ता के खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहा, पास्ट में
वो कई प्रदर्शन कर चुकी है और बाकायदा ये कहते रहे हैं कि लोकतंत्र जो है उसमें आवश्यक है, और इस्तीफे भी मांगे हैं और विभिन्न मुद्दों पर उन्होंने बड़े बड़े प्रदर्शन करे। और न केवल मांगे हैं, हुए भी हैं, लिए भी हैं, वो सफल रहे हैं इसमें। सफल रहे हैं इसमें। तो ये कोई नई बात तो है नहीं कि अगर आज ये सत्ता में है तो इनके खिलाफ ऐसा हो रहा है। रही बात इस बर्बरता की, मैं समझता हूँ इस बर्बरता के खिलाफ भी प्रदर्शन होना चाहिए। न कि सिर्फ उस मुद्दे पे होना चाहिए, बल्कि इस बर्बरता के खिलाफ प्रदर्शन होना चाहिए। इस पे PIL लगाई जानी चाहिए कि पुलिसकर्मी कैसे बिना नाम के पट्टिका के और किस तरह से लोगों को मार रहे हैं और किसके आदेश पर। और इसके लिए जब कोई धरना प्रदर्शन होता है और पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करना हो तो इसका पुलिस में प्रोटोकॉल क्या है कि आप पैर पे मारेंगे, किन परिस्थितियों में मारेंगे, कितना मारेंगे, कि दौड़ा दौड़ा के बिला वजह मारेंगे। मतलब ऐसा है लोगों के सर फोड़ दिए गए हैं। तो ये देखने वाली बात यह है कि किस तरह से इस काम को किया जाएगा। उसका कारण ये है कि अकाउंटेबिलिटी जब तय होनी है तो सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान की थोड़ी होनी है, पूरे सिस्टम की होनी है। और कौन सी पार्टी है, राजनीतिक दल इस देश में जो पब्लिकली ये कह दे कि साहब ये अलग अलग विभाग जो हैं, या पुलिस है या मेडिकल है, कोई भी है, मेडिकल से जुड़ा विभाग है या शिक्षा से, इसकी जवाबदेही तय नहीं होनी चाहिए। मैं नहीं समझता कोई ऐसा कहेगा। सब कहेंगे कि भाई बिल्कुल तय होनी चाहिए। अच्छा, लोकतंत्र में क्या इंपॉर्टेंट होता है, कहते हैं चेक्स एंड बैलेंसेस, कि अगर कोई हिस्सा उसका सरकश हो जाए तो दूसरा उसको चेक कर सके या बैलेंस कर सके। तो चेक्स एंड बैलेंसेस जरूरी है। ये बात अलग है कि मुझे चेक्स एंड, अब आप देखिए अभी बात हो रही है नीट की परीक्षा की। जाहिर है नीट का मामला मेडिकल क्षेत्र से जुड़ा हुआ मामला है। आप सोचिए नीट की परीक्षा पे अगर आंदोलन होता है तो ये सब कुछ हो जाता है। अभी तो आप इस मुद्दे पे गए ही नहीं कि ब्लॉक में, तहसील में चिकित्सा व्यवस्था का क्या हाल है और उसको किस तरह के डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, किस तरह की मशीनरी अवेलेबल है, किस तरह की दवाएं अवेलेबल हैं। ये तो बहुत बड़ा इशू है। यहां से तो मतलब इस पे तो बात करना जाएंगे तो जब एक एग्जाम की मामूली बात पे, मामूली बात मतलब एग्जाम की बात बहुत बड़ी है, मामूली बात मतलब एक आदमी रिस्पॉन्सिबल है उस मिनिस्ट्री के लिए, उसका इस्तीफा, ये मामूली बात है। बात इसके आगे होनी चाहिए, क्यों हुआ, कैसे हुआ, मेक श्योर करें कि आगे, उस पर यह हाल है। तो चिकित्सा व्यवस्था पूरी जो है उसको ठीक करना, बल्कि आप देखिए इसके बाद भी कई पेपर लीक हो गए, ऐसी खबरें हैं, उसके बाद भी पेपर लीक हो रहे हैं। दूसरी बात, ये पहली बार लीक नहीं हुआ है, पहली बार पोस्टपोन नहीं हुआ, कैंसिल नहीं हुआ पेपर। अभी मैं सुन रहा था किसी नेता को कहने लगे कि पेपर तो हो गया, अब क्या समस्या है। और जो ये लोग बैठे हुए हैं ये असल में फलाने के एजेंट हैं और इनको कोई पैसा वैसा आता है और ये लोग एजेंट हैं, इस तरह से कोई बात ही नहीं है। ये समझ नहीं रहे मूर्ख। ये जो लड़ रहे हैं इनका शुक्रिया अदा करिए। आप घर पे बैठे हैं, आपकी लड़ाई भी वो लड़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ही समझता हूं कि एक नागरिक बनने की प्रयास तो करें, कम से कम अपना सम्मान इतना तो रखें कि किसी भी राजनीतिक दल के आप ऐसे गुलाम न बने कि आप अपना नागरिक होना ही भूल जाएं। ये बात आपने बड़ी अच्छी छेड़ी हो, जिसकी तरफ आपने इशारा भी किया कि यहाँ अभी लोग एक नागरिक के रूप में सोचना बंद कर दिया। उन्होंने अपने जो नागरिक बोध की अगर बात करें तो वो एक तरीके से एक विचारधारा का समर्थक होने के लिए उन्होंने सरेंडर कर दी। तो अब उनके लिए जो आपने उनकी बुनियादी जरूरतें हैं, चाहे वो मध्य वर्ग हो, निम्न मध्य वर्ग हो या निम्न वर्ग हो, उसकी बुनियादी जरूरत क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान, ये तो है ही, वो बात कहीं पीछे धकेल दी गई। इसके अलावा शिक्षा, रोजगार, जो उसकी स्वास्थ्य की बुनियादी जरूरतें, ये भी पीछे चली गई। और उसके कारण अब इन सब पे बात करना, जो भी इस पे बात उठाता है, चाहे वो किसानों के मुद्दे हों तो उनको खालिस्तानी करार दे दिया गया या देशद्रोही करार दे दिया, और जो भी प्रोटेस्ट है अब या तो विदेशी ताकत का हाथ है, या ये देशद्रोही है, या ये विपक्षी दल के द्वारा प्रायोजित है। लेकिन आखिरकार मतलब लोगों को अपने बुनियादी मुद्दों के बारे में एक नागरिक के तौर पर क्यों सोचना जरूरी है?
इसलिए सोचना ज़रूरी है कि सबसे पहली बात तो आपने बोला कि जो भी डिसेंट की या विरोध की आवाज़ उठती है इस देश में, किसानों को भी बहुत मारा था, उसको असल में होता क्या, एक बड़ी आसान तरकीब है। एक आदमी आपसे सवाल करे, रेलिवेंट सवाल करे, और आपके पास उसका जवाब ना हो या आप ना देना चाहते हो, तो आप उसकी इंटीग्रिटी पे पर्सनल क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं, है ना। अब होता क्या है कि इस आड़ में वो सवाल खत्म हो जाता है। तो कभी कोई खालिस्तानी है, सोनम वांगचुक चाइना के एजेंट हैं। अच्छा, वो चाइना के एजेंट हैं, इस देश में सरकार है कि नहीं है? उनके भूख हड़ताल पे बैठने से पहले इतने साल तक अगर वो एजेंट थे तो जांच होती, बंद हो जाते। सच। अब याद आया है जब वो प्रदर्शन में बैठे हैं कि वो एजेंट है या नहीं। तो ये सब झूठे नाम लगाना लोगों पर, ये मुझे लगता है कि हर पक्ष और विपक्ष दोनों के लोगों को मोटे तौर पे इतना मूर्ख कोई नहीं, सबको समझ में आता है कि हम जस्ट टू इग्नोर समथिंग विच इज रेलिवेंट, इस तरह का नाम ले लो, बात इधर उधर हो जाए। ठीक है, जैसे अभी बार बार मैंने बयान सुने अलग अलग लोगों के कि साहब वहां ऐसे नारे लग रहे हैं। कैसे नारे लग रहे हैं? कौन लगा रहा है? बताइए कौन से नारे लग रहे हैं। हर जगह अब जब प्रदर्शन होता है तो ये एक सेट फॉर्मेट है कि फंडिंग हो रही है, फलाने XYZ नारे लग रहे हैं, ये तो वहाँ के लोग हैं, एट्सेट्रा। उसका कारण ये है कि आपने अपना सम्मान नागरिक होने का गिरवी रख दिया है। सवाल ये है कि आप किसी राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित अगर हैं और उसे पसंद करते हैं, उसका समर्थन करते हैं, तो क्यों करते हैं? शायद इसलिए कि आप ये समझते हैं कि इस देश के लिए, इस समाज के लिए ये राजनीतिक विचारधारा अच्छी। हाँ, सच। और जब मैं कह रहा हूं देश और समाज के लिए, तो मैं ऐसा हाईलाइट करके कह रहा हूं। क्यों? कि इसमें ये धर्म की बात नहीं। हाँ, उसकी जो बुनियादी रिलीजन इज प्राइवेट हाँ। अफेयर। जितनी भी मूर्खतापूर्ण बातें कोई करे, इतने मूर्ख लोगों से कोई संवाद नहीं कि जो किसी राजनीतिक पार्टी के दरवाजे पे जाएं अपनी आस्था को वैलिडेट कराने के लिए। ऐसे लोगों से कोई संवाद की मैं बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं आप इस देश और समाज के लिए, लोकतंत्र के लिए बेहतर मानते हैं किसी राजनीतिक विचारधारा को, इसलिए समर्थन करते हैं। जब आप देखते हैं कि इस देश और समाज के लिए, और देश क्या होता है भाई, देश के लोग, उनके साथ या छात्रों के साथ या दूसरे लोगों के साथ अन्याय होता है, कभी किसानों के साथ अन्याय होता है, क्या पब्लिक का अधिकार नहीं है कि वो डिसेंट? भाई लोकतंत्र किया सौंदर्य क्या कहते हैं कि अलग विचार भी आए। यही तो लोकतंत्र का सौंदर्य है कि विरोध भी हो और अपनी बात रखने का मौका मिले। तो सरकारें ऐसी ना हो जाए कि बेलगाम हो जाए, तो पब्लिक डिसेंट जरूरी है। तो अगर पब्लिक डिसेंट है ऐसे मुद्दों पर जो देश के लोगों के लिए, देश के लिए, समाज के लिए जरूरी है, अच्छे, फिर कोई कारण नहीं है कि अब आप इसके बावजूद भी, आप जंतर मंतर नहीं जा सकते, कोई बात नहीं, लेकिन नैतिक समर्थन तो कम से कम दे सकते। कम से कम वो भी नहीं दे सकते तो इतनी मूर्खतापूर्ण बातें मत करें, ऐसे झूठे इल्जाम मत लगाएं जिससे ऐसा लगे कि आप रीढ़ विहीन हैं। ऐसा लगना चाहिए कि आप सिटीजन ऑफ दिस कंट्री हैं, यू आर अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन एंड मेंबर ऑफ दिस सोसाइटी। इतना सम्मान रखें। बिल्कुल। एक और सवाल इसमें, चूंकि आपने कहा कि इन मुद्दों को जिस तरह से आगे बढ़ाया जाता है और बुनियादी जरूरतें पीछे छूट जाती, और इसमें बहुत बड़ा रोल हम देख रहे हैं कि मीडिया का भी रहा है। मुख्यधारा मीडिया जो है, ज़्यादातर उनमें ऐसे लोग रहे हैं कि जो जरूरी मुद्दे हैं वो पीछे चले गए। लोकतंत्र की जो अवधारणा या नागरिक बोध को बढ़ाने वाली जो चीज़ें थीं उसको भी पीछे धकेल दिया गया, और एक तरह की जो बहसें हैं वो हम मीडिया चैनल्स पे देखते हैं। तो मीडिया चैनल्स की इस तरह की भूमिका क्या होना चाहिए अभी जो घटनाक्रम हुआ उसमें उनकी? दूसरा, यदि ये नहीं होगा तो आखिरकार मीडिया का जो कहें कि अंतिम पड़ाव क्या होगा? मुझे लगता है इस देश में बहुत सारे मीडिया से जुड़े लोग और मीडिया ग्रुप्स जो काम कर रहे हैं वो न कि सिर्फ आपराधिक है बल्कि इस देश और समाज के खिलाफ युद्ध है, ऐसा मैं मानता हूं। उसका एक बहुत सिंपल सा कारण है, मतलब लगभग हर जगह ये फार्मूला अप्लाई होता है कि जो व्यक्ति, वो किसी भी क्षेत्र से हो,
लोगों को बांटने या लड़ाई की बात करे वो अच्छा नहीं। मुझे लगता है कि हमारा मीडिया सिवाय इसके और कुछ नहीं करता। अच्छा, ये बात से इतर के मीडिया मैंने क्लोजली देखा भी है कि थोड़ा बहुत भी पढ़ा लिखा आदमी हो तो अब वो मुख्यधारा की मीडिया, जो सो कॉल्ड मुख्यधारा, मैं तो अब नहीं मानता लेकिन है, ऐसा लोग मानते हैं, वहां से हटा दिया गया है। अब जो लोग वहां बैठे हैं वो वैसे चाहें तो भी अच्छी पत्रकारिता नहीं कर सकते क्योंकि वो न जानते न समझते न पढ़ते हैं। गवर्न बाय सम हाँ, अदर फोर्स। तो अब चूंकि बिल्कुल मूर्ख हैं और लालची भी हैं और डरे हुए भी, तीनों बातें, तो वो जिस तरह की खबरें और जिसको कवरेज देते हैं वो बेसिकली एक निरंतर कोशिश है। आप ये ठीक से समझ लीजिए कि इस समय जो भी नैरेटिव, जिस भी समय आपको मुख्य धारा का मीडिया इस देश में दिखा रहा है, आप ये मान लीजिए कि वो कोई और नैरेटिव या बात है जिसको छुपाने के लिए दिखा रहा है, जो नहीं, कुछ और है जो चाहता नहीं है कि उस पर बात हो, इसलिए आपको ये दिखा रहा है। और पूरी दुनिया में हर प्रिंट हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या सोशल मीडिया, पूरी दुनिया में इस मीडिया का और यहाँ के बहुत सारे लोगों का मजाक उड़ रहा है। अच्छी बात यह है कि उसमें जो ऐसे लोग हैं जो वाकई मीडिया की भूमिका निभाना चाहते हैं और उनको ताकत मिल गई सोशल मीडिया के आने से। अगर ये पुराने ज़माने का दौर होता तो आपको कुछ भी पता नहीं, हवा भी नहीं लगती और ये काम बड़ा आसान हो जाता। और एक और बात यहाँ मैं जोड़ते चलूं कि अब जो मैं देखता हूँ आम लोगों के बीच में कि जो मुख्य धारा की जो मीडिया, उसकी जो विश्वसनीयता है कुछ भी नहीं बची है। और इसके साथ साथ अब लोग क्रेडिबिलिटी के लिए, खासकर जो यूट्यूबर्स हैं या छोटे जो लोग रीड वाले व्यक्ति कहे जाते हैं, उनको सुनना, उनसे फैक्ट्स जानना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद इनायत अब्बास जी। और यहाँ आप सबके लिए संदेश ये है कि किसी भी विचारधारा या राजनीतिक दल का समर्थक होना वो आपकी चॉइस है, लेकिन आप सोचिए कि आपके घर में आपके बच्चे हैं, आपकी कुछ बुनियादी ज़रूरतें हैं। वो ज़रूरतें क्या हैं? वही बुनियादी ज़रूरतें, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, ये सब से आपको जूझना है। कोई भी राजनीतिक दल आप समर्थन करिए, लेकिन अपनी ये आवाज़ें जो भी उठा रहे हैं, इन चीज़ों की, जो आपके जो नागरिक अधिकार हैं उनके लिए, जब आप इनके साथ खड़े नहीं होंगे तो धीरे धीरे जो राजनीतिक सत्ता है, वो चाहे कोई भी हो, वो निरंकुश होगी और आगे ऐसे ही दमन होगा जैसे कि आज किया गया। तो अपने नागरिक अधिकारों को पहचानिए, समर्थक बने रहिए, लेकिन जब बात बुनियादी मुद्दों की हो, जब बात शिक्षा की हो, रोजगार की हो, स्वास्थ्य की हो, आपकी ज़रूरतों की हो, नागरिक अधिकारों की हो, तो उसके लिए लोकतंत्र के पक्ष में खड़े रहिए, ना कि किसी राजनीतिक दल या विचारधारा के। आपने इतने गौर से हम सबको सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय ज्ञान, जय विज्ञान, जय संविधान।